जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और जोर से बोलिए मस्ती की। तो उन्हें मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। वैसे तो मैं सोच रहा था कि खाना भी इतना खिला दिया, इतनी गर्मी में एसी हॉल में भी बिठा दिया, और ये टीचर की क्लास बोरिंग ना हो जाए कहीं, लेकिन इन्होंने समा अच्छे से बांधा है। वैसे मेरा आना यहाँ डिले होता जा रहा था और मैं हर बार, विक्रम काफी करीबी दोस्त हो चुका है अब तो, बहुत बार दिल्ली मिलना हुआ है, तो मैं उससे एक ही गाना सुनाता रहता था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो क्या करें, कल भी ऐसा ही हुआ बारिश तो लेकिन आखिर ये पल जो मैं बहुत 3 साल से इंतजार कर रहा था कि आप सबसे मिलूं, क्योंकि विक्रम से आपकी इतनी सारी बातें सुनी है, मराठी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा फोन भी अभी तो जैसे ही मैं किसी बात को ट्रांसलेट करने के लिए जैसे गूगल ट्रांसलेशन लिखता हूं तो बोल रहा है कि मराठी में से गुजराती करना है, तो वो भी समझ गया है, एंड्रॉइड है ना, उसको पता है ये मराठी ज्यादा पड़ता है तो बात शुरू करते हैं। मतलब इतनी हम बातचीत करेंगे। गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है नवा नदीसर, वहां पे टीचर हूँ, प्राध्यापक भी हूँ, मतलब हेड टीचर भी हूँ। अब टीचर हूँ, हेड टीचर हूँ, वो पता नहीं, लेकिन मजा आ रहा है वहां पे काम करने का। तो उस मजा में क्या क्या किया, कैसे किया, सब लोगों ने मिलके उसकी थोड़ी बातें करेंगे। आपका नाम मैं भूल गया फिर से। रोज। हाँ, तो नेक्स्ट दबाते रहिए, नेक्स्ट कीजिए। चलिए क्विज से शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों को इस फिश का नाम मालूम है वो सब बैठे रहे, बाकी के सब खड़े हो जाए। हाँ सीरियसली, एक क्विज है। ये तो फिश दिखाई दे रही है ना, हाँ तो खड़े हो जाइए। जैसे मुझे मालूम है तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं बैठ जाइए, फिश के लिए नहीं खड़ा किया था। एक बार सब खाना वाना खाया है तो ठीक से हो जाए सब, तो सोचा कि ये कर ले। ये एक्चुअली एक फिश है जो समुद्र के बहुत गहरे पानी में होती है, और बगल में जो पिक्चर है तो उसी प्रकार की एक फिश समुद्र की तह पर भी होती है। उसमें आपको आंख दिखाई दे रही होती, दिखती है ना, और जो फिश की जो फोटो बड़ी लगाई है उसको आंख ही नहीं होती। ब्लाइंड केव फिश इसको कहते हैं, मतलब आंख ही नहीं है। आंख होने के बाद चली जाए तो हम उसे ब्लाइंड बोलेंगे, लेकिन तो आंख ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्या डार्कनेस से मुझे आंख क्यों नहीं है? सोचिए, बहुत बहुत सही जा रहे हैं आप। यस, इतना गहरा पानी है कि अंधेरा ही अंधेरा है, अब देखना कुछ नहीं है, तो आंख की क्या जरूरत है? मतलब आज तक हमने ऐसा सोचा था कि आंखें हैं इसलिए दिखता है, लेकिन अब ये सोच के देखिए कि देखने लायक कुछ चीजें हैं इसलिए आंखें हैं। अगर देखने के लिए कुछ नहीं होता तो आंखें होती ही नहीं। इसका उदाहरण ये फिश है। अब ये सवाल आपके सामने क्यों रखा गया है कि अगर देखना है तो आंखें हैं, तो स्कूल क्यों है? अच्छा, पढ़ना है तो सर तो बोले पढ़ना तो किसी भी जगह हो सकता है। ज्ञान है, प्रॉपर एजुकेशन। अभी तो कुलदीप सर बोल रहे थे ना कि हमने खूब तालियां बजा दी। प्रैक्टिकल तो हमारे से ज्यादा तो वो प्रैक्टिकल है। चलो खोजते हैं, आज इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि ये स्कूल क्यों है। क्योंकि अगर कुछ होता नहीं तो कुछ होता नहीं। जैसे देखने के लायक कुछ नहीं था तो फिर आंखें नहीं थी, तो स्कूल है मतलब कुछ काम है।
तो क्या काम है वो देखते हैं। तो ये खोज में शुरुआत की थी 98 में, तो ये खोजना शुरू किया कि ये स्कूल क्यों है। फिर 2-3 टीचर थे, बहुत छोटा सा स्कूल था उस वक्त में, 70 बच्चे आते थे, 70-80 के बीच में। 2-3 टीचर थे, 4 हुए 5 हुए, जैसे हमारी भी संख्या बढ़ रही है उस तरह से उस वक्त बढ़ रही थी। तो पहले सोचा कि वो कौन सी बातें हैं स्कूल में जो हम पढ़ते थे वो हमें पसंद नहीं थी। जैसे आप में से हर एक को लगता होगा कि टीचर की कुर्सी में बैठे तो कैसा लगता है, बैठ नहीं सकते थे उस वक्त में। टीचर पढ़ा रहे हैं और खिड़की में से कोई कौवा बोल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, बंदर आ गया तो उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, कोयल की आवाज आ रही है और टीचर एक मेरा जैसा है वो क्लासरूम में गा रहा है, बाहर कोयल गा रही है, क्या सीन है। तो ऐसे कौन से नियम है जो कि हमें खलते थे कि ये नहीं होता तो अच्छा होता। तो शुरुआत की कि ऐसे जो नियम, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नियम नहीं होने चाहिए, नियम क्या है, नियम है समूह में जीने के तरीके, लेकिन जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है उस नियमों को हटाया जाए। कैसे हटाया जाए, तो बच्चों से पूछना शुरू कर दिया। जैसे किताबें खरीदनी है तो उनसे ही पूछा जाए कौन सी किताबें आपको पढ़ना ज्यादा पसंद है। इवन आज जो मेरी स्कूल का बिल्डिंग है वो भी बच्चों ने तय किया है, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बच्चों ने ही तय किया है। अब हम सोचेंगे कि बच्चे कैसे तय करते हैं, लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। हमारी सोच वही है, जो स्कूल हमने देखा हुआ है वही स्कूल हम बनाने जाएंगे, लेकिन बच्चों के पास तो नए नए आइडियाज हैं। तो उन्होंने जो सोचा, जैसे यूनिफॉर्म, हमारे दिमाग में अच्छा सा यूनिफॉर्म कैसे आएगा। ये मेरा कलीग है, तो हम दोनों जाते थे कई स्कूल्स के यूनिफॉर्म देखते थे, अच्छा ये अच्छा है, वो अच्छा है। फिर सोचा कि अच्छा चलो बच्चों से पूछ लेते हैं यूनिफॉर्म। वो बोले यूनिफॉर्म मतलब क्या। वो पहली बार जब शुरू करना था यूनिफॉर्म, तो बोले यूनिफॉर्म मतलब क्या। मैंने स्कूल में पहनने के कपड़े, मतलब अच्छा तो स्कूल में पहनने के कपड़े आप तय करेंगे। मैंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तो बोले कैसे, तो आप तय करो। तो उन्होंने ये यूनिफॉर्म तय किया है, हर एक के लिए अलग अलग अपनी पसंद की टी शर्ट। ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, मतलब एक बार जीन्स सब में कॉमन है, लड़का या लड़की सब जीन्स पहनेंगे, नो प्रॉब्लम। टी शर्ट का कलर हर एक बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा कलर का टी शर्ट चाहिए। तो ये पूरा रेनबो जैसा माहौल, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में आती, हमारे दिमाग में नहीं। अब उससे फायदा क्या हुआ, पहले मैं देखता था कि जो कॉमन यूनिफॉर्म वाले जो बच्चे होते हैं, तो अच्छे घरों से जो बच्चे आते हैं जिनके पास पैसे हैं, तो वो दिवाली है या किसी शादी में गए हैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उनके पास जो अलग कपड़े हैं वो पहनते हैं। अब इनके पास तो यूनिफॉर्म ही सबसे अच्छा कपड़ा है, और वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के किसी शादी में गए या दिवाली पे पहने, मतलब वही सबसे साफ सुथरा और नया कपड़ा तो वही है। तो वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म तय करने के बाद मुझे 2-3 बार बोला गया कि उस पे आपका स्कूल का नाम डाल दे क्या। मैंने बोला ये स्कूल बच्चों के लिए है, ये बच्चा स्कूल का थोड़ी है, तो उस पे नाम डाल दे। तो ये कलर है उनका, ये रंग है उनके, तो छलकने दीजिए, कोई धब्बा नहीं है। ये मेरे स्कूल का बच्चा है, मुझे याद रहना चाहिए मेरे स्कूल का बच्चा है। प्रवास वगैरह में जाते हैं तब भी सोचते हैं कि कैसे पहचानेंगे। मैंने बोला जहां पे हल्ला बुल्ला हुआ गया तो हम समझ लेंगे कि वही हमारे बच्चे हैं। थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तय करने का कोई सिस्टम तो होना चाहिए। तो उस सिस्टम को हमने नाम दिया है नागरिक गणतंत्र। नागरिक गणतंत्र माने, मतलब कुछ स्कूल में उसे शाला पंचायत भी बोलते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग से है। तो वो क्या है कि डेमोक्रेटिकली किसी भी चीज को तय करने की बात है। जैसे यहाँ विक्रम और ये सब टीम है, तो उन्होंने तय कर दिया कि सबको अपनी पसंद का खाना मिलेगा। तो विक्रम क्या हालत होगी तेरी, इन सब की तो नहीं। तो ये किसी होटल के वेटर के जैसे ऑर्डर लिखता फिरेगा, हाँ जी बताइए आपका आगे ओके, आपका ये हो गया, इसका नाम क्या आगे लिखो। तो बच्चे हैं ना, तो शुरुआत में कम बच्चे थे तब परेशानी नहीं होती थी, सबको इकट्ठा कर देते थे और पूछते थे कि बताओ इसमें क्या करना है। बच्चे बोल देते थे, हम कर देते थे।
लेकिन बाद में परेशानी ये होना शुरू हुई, अभी 365 बच्चे हैं, अब कोई भी बात पूछ ली तो 10 तरह की बातें निकल के आ जाएंगी। तो फिर एक सिस्टम सा बनाया गया है कि स्कूल को पूरे ऐसे ग्रुप में बांटकर उनके ग्रुप में से एक मत निकल कर आता है। तो शुरू किया था कुछ और काम से, और एक फिल्म भी बनाई है MHRD यूनिसेफ, उस वक्त की MHRD, अब MHRD नहीं बोल रहे, लेकिन जब 2011 में शायद बनाई थी फिल्म तो MHRD बोला गया था। तो इसमें एक छोटा सा काम था, उसके लिए उन्होंने फिल्मांकन किया था। वो प्रवृत्ति आज क्या है, ये वीडियो एक बार देख लेते हैं, बाद में बात करते हैं। नमस्ते। बच्चों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी आप शिक्षकों के हाथों में है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप हर चुनौती का सामना करते आए हैं। आज फिर एक चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, और वो है बच्चों के नियमित स्कूल न आने की। बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए हम अध्यापक करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करें। आज हम आपको आप जैसे ही कुछ शिक्षकों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा है। મારી શાળામાં શાળા પંચાયતની પ્રવૃત્તિ એટલે નાગરિક ઘડતરની પ્રવૃત્તિ, એના કારણે મારી શાળાના બધા જ બાળકો એકબીજા સાથે જોડાઈને કામ કરે છે। આ પ્રવૃત્તિને કરવા માટે અમે શાળાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓને 7 જૂથમાં વહેંચ્યા છે। દરેકને 15 દિવસ માટે આ શાળાની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ વહેંચેલી છે, તેમને તેની જવાબદારી સોંપાઈ છે। 15 દિવસ પછી એક બાળ સંસદ બેસે છે કે ગયા 15 દિવસમાં કયા જૂથની કામગીરી સૌથી સારી હતી। ઉનકા ગ્રુપ છે, અમારી કામગીરી સારી લાગી તો અમને વોટ આપજો। તમે તમારો વોટ આપે અમારા સુંદર ગ્રુપને જીતાડજો। તમારો વોટ અમારા આકાશ ગંગા ગ્રુપને જ આપજો। ધ્રુવ ગ્રુપને જીતાડો। શિક્ષકની હાજરીમાં દરેક જૂથમાં બધા બાળકો ચર્ચા કરે છે અને તેમને કયા જૂથની કામગીરી વધુ સારી લાગી તે માટે પોતાના લીડરને એક મત આપે છે। આવી રીતે સાથે 7 જૂથમાંથી એક મત નીકળીને આવે છે કે ગયા 15 દિવસમાં કયા જૂથની કામગીરી સારી હતી। અને જે જૂથને સૌથી વધુ જૂથોએ પસંદ કર્યું હોય તે જૂથને વિજેતા કહેવાય છે। આ વખતના આપણા 15 દિવસની કામગીરીમાં જે વિજેતા જૂથ છે તેનું નામ છે મુમતાઝ। શાળા પંચાયત પ્રવૃત્તિનો બીજો લાભ એ પણ છે કે દરેક જૂથ વચ્ચે એક તંદુરસ્ત સ્પર્ધા છે। દરેક વિદ્યાર્થીને પોતાના જૂથને જીતાડવું છે અને એ માટે નિયમિત શાળાએ આવી જાય છે। મારું માનવું એમ છે કે જૂથમાં કામ કરવાથી બાળકોની ઉર્જામાં ખૂબ જ વધારો થાય છે। એ જ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને તમામ વિદ્યાર્થીઓની જે સહભાગીદારી છે, શાળાના તમામ કાર્યોમાં જોડો, તેમને ગૌરવ મહેસૂસ કરાવડાવો, તો શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની નિયમિત હાજરી તો એકદમ સ્વાભાવિક છે। राकेश भाई की इस पहल को हर स्कूल में अपनाया जा सकता है। अब देखते हैं पंचमहल के ही गोपाल भाई की कोशिश कि उन्होंने उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया। ये गोपाल भाई जिस मोहल्ले से बच्चे नियमित स्कूल नहीं आ रहे थे, उन्होंने वहां पर अगले हफ्ते प्रार्थना सभा करवाना शुरू की। इसके 2 फायदे हुए। पहला, उस मोहल्ले के अभिभावकों पर दबाव बना कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, और दूसरा, प्रार्थना में उस मोहल्ले के बच्चे भी जुड़ने लगे और बाकी बच्चों के साथ वहीं से स्कूल आने लगे। आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर स्कूल का माहौल और अध्यापकों का व्यवहार ऐसा हो कि बच्चों को स्कूल में एक अपनापन सा लगे, तो बच्चे तो अपने आप रोज दौड़ कर स्कूल आएंगे ना। दोस्तों, इस पूरी फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे बातें और भी बताएगी। ये 2 बातें मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो नागरिक कर्तव्य का जो आप रूप आपने देखा, वो आज बालवृंद नाम से पूरे गुजरात में अप्लाई किया गया है। अक्रॉस द स्टेट सभी स्कूल्स में ये अप्लाई किया गया है।
और आज मेरी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से, अभी जूथ की संख्या 4 कर दी है, क्योंकि उसमें मुझे डायलॉग करने में ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती। आज ऐसा माहौल है कि जो डेली प्लानर है टीचर्स का, वो भी बच्चे ही चेक कर लेते हैं। जिसको ऑफिस की कामगिरी दी जाती है वो बैठ जाते हैं सुबह में आके, बताइए आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आप क्या पढ़ाने वाले, कितना होमवर्क देने वाले हैं, कितनी मिनट का होमवर्क देने वाले हैं, सभी बातें 1-to-1 टीचर से ही बात कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चों को भी अच्छा, और एक बार मुझे डिजाइन सिखानी पड़ती है कि देखो डेली प्लानर में क्या करना है कि पहले आपको देखना है लर्निंग आउटकम। अच्छा, बच्चों को भी पता है ना लर्निंग आउटकम क्या है, तो ये लर्निंग आउटकम है। उसके बाद में आपकी एक्टिविटी लिखी गई होगी और बाद में होमवर्क लिखा है, होमवर्क के नीचे मिनट लिखी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आज सभी टीचर्स का मूड बहुत अच्छा है, तो गुजराती के टीचर आए, उन्होंने होमवर्क दे दिया, बेटा स्वाध्याय लिख के लाना। उस दिन मैथ्स वाले टीचर का भी मूड बहुत अच्छा था, उन्होंने भी होमवर्क दे दिया। अब पीरियड जो सिस्टम चलती है तो उसमें शाम होते होते ये होमवर्क का इतना पहाड़ हो जाता है, तो फिर क्या होता है, कोई कुछ नहीं करना है। जैसे हमें इतना सारा काम दिया जाता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, आधार कार्ड भी देख लेना, स्कॉलरशिप भी देख लेना, तो फिर हम भी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मना करता है क्या? तो बच्चे क्यों मना करेंगे? टीचर होमवर्क देता जाता है, बोल लेते जाते हैं, वापिस किसको देना है, ऐसे भी चेक कर नहीं पाएंगे। ये सिस्टम में ऐसा है कि स्कूल के अंदर इन द क्लासरूम ऑल्सो द सेम सिस्टम, दे सिट इन द 5 ग्रुप्स, मतलब 5 ग्रुप में ही बैठना है। और उसी ग्रुप में होमवर्क की भी चेन बनी हुई है कि जैसे ही पीरियड खत्म हुआ एक गाना गाएंगे सब लोग, मतलब अभी नहीं, इन द क्लासरूम। तो गाना गाते गाते हर एक की कॉपी की चेन बनी हुई है, वो सब देख लेते हैं, पूरा चेक हो जाता है। तो टीचर को आके कुछ करना नहीं है, अपना काम शुरू करना है, वो हो गया। क्यों हो गया कि होमवर्क तो कर ही सकते हैं, आपका होमवर्क अगर हम चेक कर सकते हैं तो ये तो बच्चों का ही है। तो इस तरह से पूरी सिस्टम आज बच्चों के हाथ में है। जैसे मेरी स्कूल में अगर कलेक्टर या डीडीओ, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो वेलकम करने की जरूरत उनको प्रिंसिपल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी को गेस्ट को देखेगा, कोई भी बच्चा देखेगा तो सीधा स्कूल प्रेसिडेंट से चिल्लाएगा, संदीप कोई गेस्ट आए हैं, मतलब संदीप मेरा स्कूल का प्रेसिडेंट है, बच्चा है, वो आके बोलेगा अच्छा क्या काम है, क्या कैसे, अच्छा तो आपके प्रिंसिपल को मिलना है, तो हाँ, तो वो शायद 3री कक्षा में है, बैठिए आप। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो उनके हाथ में चला गया। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारी एनर्जी से ज्यादा बच्चों की एनर्जी है। हम किसी भी काम से थोड़े ही वक्त में ऊब जाते हैं, मतलब क्या रोज रोज यही, और उनके लिए तो ये सिर्फ काम नहीं है, तो खेल है, उनको बड़ा मजा आता है। तो इसी हिसाब से पूरा एटीट्यूड जो है वो ही बदल गया, मतलब काम वही है लेकिन उसके प्रति देखने का तरीका सबका बदल चुका है। तो और ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि हम सब स्कूल में जो डील करते हैं ना, वो सब ह्यूमन बीइंग है। सबसे बड़ी गलती जो अच्छे से अच्छी स्कूल कर रही है वो यही कर रही है कि वो हर एक बच्चे को स्टूडेंट की तौर पे देखती है, या फिर प्रिंसिपल है तो वो टीचर को टीचर के तौर पे देखेगी। आ गया, ये लेट ही आता है, शशांक ना लेट ही आता है, देखो उसको ह्यूमन की तरह कभी ट्रीटमेंट मिली ही नहीं। एक फिल्म थी अक्षय कुमार की, वो एक गाना था ना, वो चोरी करता रहता है, चिंता था चीता चीता, ऐसा कोई गाना था, मतलब उस गाने में एक बड़ा अच्छा सीन आता है, हाँ राउडी राठौर, हाँ तो आज तो हमारे स्कूल में सब जगह पे राउडी राठौर। तो उसमें ऐसा सीन आता था कि वो एक शादी में जाते हैं चोरी करने के लिए ही, तो उनको ह्यूमन नहीं दिखाई दे रहे, सब गहने गहने ऐसे। वो सीन आप अब गाना फिर से देखेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसे हार हवा में घूमता हुआ आता है, फिर झुमके आते हैं, बैंगल्स ऐसे ही हवा में आ रही है, ह्यूमन दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या दिख रहा है? ऑर्नामेंट्स, गहने। और हमें भी स्कूल में क्या दिख रहा है? स्नेही बहुत अच्छी लड़की है, 90 मार्क्स। तो स्नेही नहीं दिख रही है, 90 मार्क्स दिख रहे हैं, ये 90 मार्क्स वाली है। और जो सर बोल रहे थे ना ढ, तो कुछ ऐसे भी दिख रहा है, तो बैठ, क्योंकि वो मानव है, ह्यूमन है, वो हम दिखते ही नहीं है। और ऐसा माहौल कहां से शुरू हुआ? जितने भी प्रिंसिपल है, मैं भी प्रिंसिपल हूं, मतलब बुरा मत मानिए, हमसे ही शुरू हुआ है कि हमने भी ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि ज्योति मैम बहुत अच्छी टीचर है। क्यों?
अरे जो भी काम बोलो सच से कर देगी, मतलब काम दिख रहा है, ज्योति मैम नहीं दिख रही है। एक बार ज्योति मैम ने काम बिगाड़ दिया तो पता चला। तो इस हिसाब से हमें एक दूसरे को ह्यूमन की तरह देखना शुरू करना पड़ेगा। अब ह्यूमन क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आप टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपका ऑक्यूपेशन है नहीं, तो आप कैसे मिलते हैं, आप राकेश भाई है ना, तो इस हिसाब से मिलते हैं। ज्योति मैम क्यों ऐसे मिलते हैं ना। किसी को अभी पता नहीं था तो कोई पीछे से बोला अरे गेस्ट है, गेस्ट से फोटो खिंचवा रहा है, ऐसे कोई कौन था मैं भूल गया अभी। यहाँ से खड़े होकर विक्रम का फोन आया, मैं नीचे जा रहा तो कोई बैठे थे यहाँ मित्र, तो उन्होंने बोला एक फोटो खींच दीजिए, तो मैंने फोटो खींच दी। तो पीछे से किसी ने आवाज लगाया गेस्ट से फोटो क्यों है, क्यों है यार, मुझे फोटो खींचने भी नहीं आती। वहां बैठ रहा था तो शशिकांत, अरे नहीं इधर किधर, तो किधर भाई, क्योंकि हम सब में वो टैग के साथ देखना शुरू किया है, तो हम सबको ह्यूमन की तरह देखना शुरू करना पड़ेगा। जब जैसे ही वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, इस तरह से देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा एटीट्यूड इस तरह से बदला है कि, तो उससे पहली बात जो निकल के आई वो शायद मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वही मेरे पास एक ही उकेल था, क्योंकि गांव में गया तो पढ़ने वाली पहली पीढ़ी थी, और गांव भी महिसागर नाम की एक नदी है, उसकी बिहड़ पूरा उसमें, और किसी का गांव नहीं है, मतलब समटाइम्स आई कॉल के ये तो पूरा अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका किसी का देश है नहीं, उस पूरे वर्ल्ड से जो भी जाके रहा तो वो नदी में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो बगल में एक बड़ा गांव है नदी सर, तो वो पूरा पानी में चला गया। तो उस वक्त 1974 में गवर्नमेंट को लगा कि अच्छा ये अब नदी वापस जाने वाली नहीं है, तो उन्होंने एक नया गांव बनाया, जो कि मेरा जो नवा नदी सर है वो बनाया। और मैंने तो नहीं देखा, मैं 98 से वहीं पर हूं, लेकिन बूढ़े लोग बोलते अरे साहब गांधीनगर जैसा हमारा गांव था, लाइक द कैपिटल। मैंने बोला कभी नहीं देखा, तो बोला कोई नहीं सर, कोई रहने ही नहीं आया, जब पानी उतर गया तो कोई रहने नहीं आया। अब गांव पूरा बना हुआ है, स्कूल भी बड़ी बनी हुई है, कोई आया ही नहीं। तो जिसको भी जो बोलते हैं ना रहना है, किसी के पास घर नहीं है, तो आजू बाजू के सभी 4-5 डिस्ट्रिक्ट से लोग आके रहना शुरू कर दिए, फिर तो आउट ऑफ द स्टेट आके रहना शुरू कर दिए, यूपी से भी है, महाराष्ट्र से भी है। हाँ, तो मुझे मराठी भी थोड़ी थोड़ी सी 2 बच्चों ने सिखा दी, तो मराठी भी है, यूपी से है, राजस्थान से है, और गुजरात के तो सभी डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई है। अब ऐसा गांव है, पढ़ने वाली पहली पीढ़ी है। अब पहले जब गांव में जाता था, तो जैसे गांव में गया तो ऐसे लोग देख रहे थे, मतलब गांव में कोई होता नहीं था, लेकिन जो भी बूढ़े काम पे नहीं गए वैसे देख रहे थे, बड़ा लालची टीचर है। इन गुजराती बोलते हैं ना, मैं हिंदी करके बता रहा हूँ कि इतना वो टोन नहीं आ रहा है। बड़ा लालची टीचर है, कितने पैसे चाहिए, बच्चों को ले जाने के लिए गांव में आता है। तो मैं भी बोल देता था हाँ पगार बहुत कम है, आपका एक बच्चा आ जाएगा तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे मुझे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोल देता था। वो भी खुशी खुशी मुझे दे देती कि अच्छा बेचारा 2 पैसे कमा ले। तो उस वक्त की बात है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको कैसे जोड़ा जाए। फिर धीरे धीरे देखना शुरू किया। तो सुबह में किसी मतलब कोई बोला था कि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को हमें करना क्या है, पढ़ लिया, पढ़ के करना क्या है, फिर जीना तो है ना। तो जिंदगी से ज्यादा कौन हमें सिखा सकता है। तो फिर गांव में जाना शुरू कर दिया। अकेला टीचर था और बच्चे 70-80 बच्चे। अब किसी दिन पे वो कागजी वाला काम तो उस वक्त भी चलता था, अभी ऐसे ऐसे चलता है, उस वक्त ऐसे ऐसे चलता था। तो फिर गांव में चला गया और जो भी भेड़ बकरियां वगैरह चराने वाले होते थे उनको बोलता था कि मैं आज सभी बच्चों को लेकर आपके पास आऊंगा, आपको ये भेड़ बकरियों को कैसे आप अच्छे से रखते हैं, क्या खाना खिलाते हैं, उनको कौन सी बीमारियां होती है, वो सब आप बता देना। ठीक है साहब। अब मेरी क्लास लगी है भेड़ बकरी के बीच में, दुकान के सामने, गांव में, कहीं पर भी लगी है। ये जो है वो मैथ सीख रहे हैं बच्चे। क्या किया, 10-15 चीजों के नाम लिखवा दिए। पूरे गांव में जाओ और सभी से इसका भाव तक पूछकर आओ। अब वो पूछ रहे हैं, जैसे
जैसे ये बहन है, उनसे वो जाकर मतलब अब सोच रहे तो थोड़ी पुरानी फोटो है, लेकिन उनसे पूछेंगे मोबाइल कितने का है, उनका जवाब वो मुझे पता नहीं, वो मेरे वो लाए हैं। तो वो मतलब कौन? तो उनको जो एक दूसरे से मिलना, सभी बच्चों को जानना, तो गांव जो कि अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं, वहां का गांव भी अब इस कारणों से एक दूसरे से जुड़ना शुरू किए। अब ये करके स्कूल में आ जाए तो और कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ इतना ही पूछना है कि अब सब लोग एक दूसरे से पूछकर बताइए कि गांव में कितने रुपयों के मोबाइल है, सबसे महंगी चीज कौन सी है, सबसे सस्ती चीज कौन सी है, किसके घर पे टेलीविजन की कीमत ज्यादा है, किसके घर पे कम है। सब कर तो आपकी मैथ्स की क्लास एक दिन की तो खत्म हो ही जाएगी, दूसरे दिन सोच लेना क्या कर सकते हैं। ये देखिए वो भेड़ बकरे के बीच में लगी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैंने 2-3 बार पहले भी सुनाया है, नेशनल टीवी पर भी सुनाया है। उनके घर पे गया तो वो बकरियों के कान काट रही थी। जो बकरी होती है ना, उनके कान काट रही है। आपको किसी को पता है बकरी के कान काट देते हैं? किसको पता है? काट देते हैं ना, क्यों काटते हैं? मुझे इतना पता नहीं, लेकिन गांव में जो हमारे क्या बोलते हैं कड़प, ओनर जो होता है ना, एक ही ओनर की बकरियां है, इसके लिए उस कान काट देते हैं। हाँ। अब मैं गया और ये पूरे कान काट रही है, ये बहन ही थी वो काट रही है। मैं बोला यार अब बकरी का कान, मैंने सोचा कि बड़ा डेंजरस गांव है। बहुत बहुत पहले की बात है ये, तो फोटो तो उसके बाद की है, तब तो कैमरा भी नहीं था। तो वो कान काट रही है और ऐसे बोल, आओ साहब आओ आगे। और बच्चे हैं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उन्होंने तो देखा हुआ है बहुत बार, ऐसे काम कर दो, ऐसे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे वो, और वो बकरी है वो पर जोर जोर से चिल्ल रही है, और मेरा पूरा पसीना पसीना हो रहा है, बच्चे से मजे से देख रहे हैं, और बच्चे पकड़ भी रहे हैं, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, तो उनके हेल्प में लग गए हैं और मेरा पसीना निकल रहा है। फिर मैंने बोला कि वो खत्म हो गया, तो फिर हाँ बताओ सर क्या करना है। मैंने बोला वो और कुछ करे ना करे, पता ये काम की बात है। अरे साहब कान काटने पड़ते हैं, ये बकरी है। इन गुजराती देयर इज अ सेइंग कि ऊंट मेले आंकड़ो और बकरी मेले काकड़ो, मतलब जो बकरी जो होती है वो कंकर का सिवा और सब कुछ खा जाती है। अब ऐसे सब कुछ खाने के लिए वो किसी भी झाड़ी झांकरे में अपना सिर डाल देगी, फिर उसके कान बहुत ज्यादा कट जाएंगे और उसको ज्यादा दर्द होगा, इसलिए मैं इसको एक बार में दर्द से छुटकारा दे देती। अब ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? और फिर वो पत्तियों का जो रस है ना वो भी लगाती थी, तो वो खत्म, मतलब बकरी के कान छोटे छोटे हो गए, अब दर्द नहीं होता। अब मैं जितना भी पढ़ लूं, मैं ये बच्चों को कैसे बता पाता? अब ऐसी क्लास लगना शुरू हो गई तो फिर 2 तरह का फायदा हुआ। उनको लगा कि ये जो टीचर है ना वो कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा है, हमारा ही पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। पहले तो उनको डाउट रहता है ना, हमने स्कूल की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी करके रखी है, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। वैसे आजकल व्हीकल्स के जमाने में, स्पीड हैवी व्हीकल्स और हाईवे के जमाने में, हमें भी पता नहीं चलता कि गांव में क्या हो रहा है। तो एक दूसरे के प्रति वो शंकाएं जारी रहती कि क्या पढ़ा रहे होंगे, और वो हमें भी किसी बच्चे को नहीं आता तो क्या घर पे क्या कर रहा होगा, जाओ देखते हो भी एक बार। तो ये दीवारें छोटी होना शुरू हो गई, गांव और स्कूल के बीच की जो दीवार थी वो छोटी होना शुरू हो गई। अब जिसकी माँ ये हमें समझा रही है वो हमारी एक दिन की टीचर है, उसकी बेटी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, मेरी मम्मी है। कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी मम्मी ने आज मेरी पूरी क्लास को पढ़ाया, और मम्मी को भी लगता है कि अच्छा आज तो मैंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। मतलब ये हम गुजराती में उसको मास्टर बोलते हैं, ये मराठी में भी बोलते हैं मास्टर। हाँ, तो मास्टर क्या पढ़ाएगा, मैंने जो पढ़ाया बच्चे हंस हंस के पढ़ रहे थे। तो उनको लगता है कि मैं अच्छी मास्टर हूं तो अच्छा ही है ना, गांव में जितने मास्टर बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो वो भी मास्टर हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, और कम से कम इतना हुआ कि उनकी बेटी कभी स्कूल में छुट्टी नहीं पड़ती, वो तो चली ही आती है। तू जा, आज किसी और के घर जाना है तो छूट गई। तो उस हिसाब से काम करना शुरू हुआ। ये जो आखिरी में एक छोटा सा पिक्चर देख रहे हैं ना, ईवीएम मशीन है। उस वक्त में ईवीएम नहीं था, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अगले दिन आ जाता है ना स्कूल में, इलेक्शन के वक्त में अगले दिन स्कूल में ही होता है पूरा बूथ वगैरह,
तो एक बार आ गए सब और दोपहर को आ गए। फिर वो कॉल किया तो हमने बोला कि आज शाम को वो आपको ट्रायल करना होता है ना, वो वोट डालने होते हैं। हाँ डालने हैं ना। तो एक गोपाल और गिरीश दोनों चले गए गांव में, सभी बच्चों को बोल दिया कि स्कूल में चले आओ। मतलब सर कल छुट्टी बोली थी, अरे चले आओ, तो सब बच्चे चले आए। अब उनका ऐसा पूरा सेटअप लगा दिया, पूरा जैसे दूसरे दिन करना है। हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको टेबल वगैरह सब करवा के और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब बैठा दिए। फिर बच्चे आए, सभी आए और फिर उनका नाम बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम है मगन भाई छगन भाई मेहरा, ठीक है। वो नाम ढूंढेंगे, पर्ची देंगे, मतलब पूरा डमी, और फिर वो वोट भी डालेंगे, पूरा वोट सिस्टम। फिर वहीं पे उसको रिजल्ट भी दिखाया गया कि इस तरह से वोट की गिनती होती है। सब पूरा इलेक्शन का सिस्टम उन्होंने उस दिन देख लिया। तो हमने सोचा कि बच्चों को ईवीएम के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया, इलेक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया। लेकिन दूसरे दिन वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत खुश थे कि सर क्या आइडिया है। तो बोला क्या? अरे इतना अच्छे से वोटिंग हो गया कि हमें पता ही नहीं चला, किसी को कुछ बताना ही नहीं पड़ा। कैसे? फिर मेरे दिमाग में आया कि हर घर पे ट्रेनर है। वो पता ही नहीं था, हमने करवाया तब पता नहीं था। लेकिन अब वो घर जाएंगे, रात को ही रखा था, रात को घर जाके हर एक ने बता दिया होगा ना कि आप जाएंगे तो ऐसा 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 होगा। तो हर घर पे ट्रेनर पहुंच गए और हमारी भाषा में तो ट्रेनिंग इस तरह से देती है, ये देखिए ईवीएम मशीन है जिसमें ये ब्लू कलर के, और वो तो पूरे उनकी भाषा में, क्योंकि वो अपनी अपनी भाषा में समझाएंगे तो अपने अच्छे से समझा दिया। तो ये है कि जो स्लोगन है, एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। तो ये आइडिया था, मतलब हमने दुनिया बदलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी बदल गई। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम हर बार कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक गांव में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी है, और हिस्ट्री, गांव की हिस्ट्री है या फिर अपने तहसील की है या डिस्ट्रिक्ट की है, वो उनके पास जिस तरह से संयोजित है किसी और के पास नहीं है। और हम हिस्ट्री में ऐसे पढ़ के सुनाते हैं, देखो भारत 1947 में आजाद हुआ। अभी आजादी उनको पता नहीं, मतलब आजादी क्या है। ये लोग बताएंगे कि आजादी से पहले गांव में क्या स्थिति थी, तब पता चलेगा अच्छा इतनी परेशानियां थी, तब आजादी की वैल्यू है। हमने अंधेरा देखा ही नहीं, और मैं उजाले का आपको बखान करता चल रहा हूं कि अरे एक बार देख तो लीजिए, एक बार देख तो लीजिए उजाला। तो कैसे पता चलेगा? आपने अंधेरा जब तक नहीं देखा है। तो ऐसे ही गांव में चले जाते हैं, तो गांव में बच्चों को उनकी कहानियां सुनने को मिलती। तो एक शिफ्टिंग है कि हर एक को आपका टीचर बना लो। अरे यार आप माप वगैरह सब आप करवा रहे हैं, इससे अच्छा है तो वो मैशन जो कड़िया होता है तो उसको बोलो। एक जो कारपेंटर होता है वो हमसे अच्छे तरह से नाप लेता है। आपके घर में भी अगर एक लकड़ी का कबर्ड बनाना है या टेबल बनाना है, सच में बताइए आप क्या करते हैं? मतलब पूरा उनसे पूछेंगे सब करके, तो उसके बारे में इतना जोड़ तोड़ के भी खत्म नहीं होता। लेकिन वो तो एक ही दिन में बोल देगा आपको 3 घन फुट लकड़ा चाहिए, तो वो भी हमारे टीचर है। तो उसी हिसाब से ये पर्ची आ गई है, तो इसके हिसाब से आपको नेक्स्ट करना है। हर एक जगह है वो क्लासरूम है। हमारा वर्गखंड कोई बोधि वृक्ष थोड़ी ही है कि यहाँ बैठे तभी पढ़ना आएगा। किसी भी जगह पे जाओ, ये जो पैटर्न सीख रहे हैं वो दीवारों पे पैटर्न सीख रहे हैं। अपने घर पे भी जो स्कूल में पैटर्न सिखाया है, क्योंकि हमने स्कूल में ईंटों से पैटर्न सिखाया था, वो घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। वो बड़ा सा टीएलएम दिख रहा है आपको, क्यों है? आप बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए कुछ देते हैं क्या कभी कि ये घर पे पढ़ के आइएगा, ये 10 वाक्य है या ये शब्द है, ऐसा पढ़ने के लिए दिया है आपने? ऐसा होमवर्क किन किन लोगों ने दिया है? हाँ दिया है ना। फिर बच्चे पढ़ के आते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आपकी क्लास में। नहीं, वो क्या होता है कि वो अपने बक्से में वो बुक डाल दी, या फिर आपने वो प्रिंट निकाल के दे दी, वो डाल दी, और दूसरे दिन यही, क्योंकि वो बक्सा ही निकाल के, अच्छा अरे वो तो भूल ही गया। तो हमारे टीचर ने क्या किया,
कि पूरे जो सेंटेंसेस और वर्ड है इतने बड़े बड़े जो बोर्ड्स है ना उन पे लिख दिए। अब बच्चों को दे दिया कि ये लो बोर्ड घर पे पढ़ के आना। अब बच्चा वो बोर्ड उठा के घर पे जा रहा है ऐसे। अब इतना बड़ा बोर्ड लेके जाएगा तो गांव में जो भी देखेगा वो क्या बोलेगा, क्या है साहब ने दिया है पढ़ने के लिए, इधर आ पढ़। घर जाते जाते 3 बार पढ़ेगा। घर गया, मम्मी ने देखा, ओ बेटे क्या लाया, सर ने दिया है पढ़ने के लिए, हाँ तो पढ़। पिताजी घर पे आए रात को, अरे ये क्या है, सर ने दिया है पढ़ने के लिए, हाँ तो पढ़। इतने से बात खत्म नहीं होती है ना। दूसरे दिन स्कूल भी आना है, बक्से में डाल नहीं सकता, फिर वापिस आ रहे, क्या लेके जा रहे हो, ये तो सर ने दिया था पढ़ने के लिए, हाँ तो पढ़। मतलब 7-8 बार पढ़ के वो स्कूल आएगा और फिर उसी को पूछते हैं कि अब बता कि ये बोर्ड अब किसको देना है। वो भी ढूंढ के लाएगा कि ये मेरा जैसा इसको देना है। करना कुछ नहीं, सिर्फ आइडिया इतना बदल लेना है। राहुल भाई गुलाब आप मत कीजिए, आप नेक्स्ट कीजिए। तो स्कूल में ईंट आ भी सकती है और हमारी क्लास ईंटों के बीच लग भी सकती है, ये सोचना है, तब आप मान लीजिए कि सही मायनों में जीवन की शिक्षा हो रही है। हमने ऐसा फिक्स करके रखा है कि यहीं बैठो, यहीं करो, यहीं पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है वो ऊन कातरने वाले जो आते हैं ना ऊन, तो उनको जाके पूछते हैं, वो कोई और स्टेट से आए हैं, भाषा समझ में नहीं आ रही है, हमने बच्चों को छोड़ दिया उसके बीच में और वो पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है, हम सिर्फ मुस्कुराते हैं तो अच्छा देखो। और ये है कि उसमें से कोई बड़ा होकर महाराष्ट्र में आएगा तो उनको भी मराठी समझनी है, तो आज से वो उनकी भाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग भाषाएं समझने का तरीका भी इस तरह से मिलता है कि जी ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं। हिस्ट्री को भी इसी तरह से, मतलब अगल बगल में किसी भी तरह का जो ऐतिहासिक प्लेस है वहां भी चले जाइए, वहां की हिस्ट्री बताइए, फिर क्लासरूम की बताइए। और कुछ चीजों में आपको ऐसे जो जैसे बोलता है ना वो तारक मेहता का, सबको पता पहना सभी ने सीधा है, लेकिन इंटरेस्ट तो उल्टा चश्मा में ही है, सबसे लंबे चला ना। तो क्या कर सकते हैं, जैसे नाप तोड़ वगैरह में ये बच्चे को सुला दिया, उसके अगल बगल में फिर वो कचू के जो होता है ना इमली के, वो रख दिए, फिर वो उसको हटा लिया, देख तो ऐसा दिखता है जब सो जाता है। तो अब इंटरेस्ट है, अब किसी और से पूछो, इससे इसको सुलाएंगे तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो वो जो अनुमान लगाना है वो सब कर देंगे। हाँ कीजिए कीजिए, पर्ची आ गई है, हाँ ये बहुत फेमस हुआ है, कौन बनेगा जुटपति, खेलना है क्या, चलिए ऐसे खेलते हैं, मैं जो भी सवाल पूछूंगा आपको उसका गलत जवाब देना। हाँ ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तो गलत देना था ना। अरे अच्छा चलिए चलिए चलिए, कोल्हापुर कौन से राज्य में है? गुजरात। देखा, सभी ने सोच के रखा था वहां पढ़ के, तो ये है। तो शुरू में हमने रखा था कि आज स्पेलिंग के लिए इसका इन्वेंशन किया था, इन्वेंशन माने मतलब एक बार किया था कि स्पेलिंग, आज आप सबको स्पेलिंग इंग्लिश कौन कौन पढ़ाता है? सभी। हाँ सभी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ ना कि मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोला। तो इंग्लिश में हम सबकी एक प्रैक्टिस होती है कि आज 10 स्पेलिंग उनको देंगे, 10 या 15, मतलब जितना हमारा मूड है उस हिसाब से। और फिर बोलेंगे कल ये तैयार करके आना, फिर हम वो कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार करके आना। अब वो बच्चे तो लिख के ले गए और फिर वो आए, और आपको आज कहानी सुनाने में इंटरेस्ट नहीं है, समझ लीजिए कोई भी कारण है, मतलब प्रिंसिपल ने डांट दिया या कुछ भी है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चलो पहले स्पेलिंग पूछेंगे, बताओ एलिफेंट। तो कैसे पूछते हैं, मतलब जिसको एलिफेंट का स्पेलिंग आता है वो क्या करे, कैसे पूछते हैं बताइए आप? हाथ खड़ा करें ऐसे बोलते हैं ना, चलो यार इधर भी ऐसे करते हैं, चलो एलिफेंट, हाथ खड़ा कीजिए जिस जिसको आता है।
स्पेलिंग ना मतलब ऐसा करते हैं क्लासरूम में। अच्छा, और पूछते किसको है? अब ये ह्यूमन नेचर है, हमें ही नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर क्लास टीचर को या उस सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर को इवैल्यूएशन शीट दे दी जाए और एक भी पर्चा न ले, फिर भी उसके सामने अगर मार्क्स लिख दे तो उससे ना कम, एक ज्यादा ना कम हो, इतना रिजल्ट पक्का है। अब पता ही है कि तारिश को एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं आता है, तो पूछेंगे किसको? अब बता एलिफेंट। बैठ जाओ, इतनी परेशानी से मैं आपको स्पेलिंग के लिए कर रहा हूं, आप तैयार नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी क्लास आज नहीं चलेगी। ऐसा करो, फिर से स्पेलिंग तैयार करो, कल कहानी। सभी बच्चे गिल्ट में चले गए, कल हमारी वजह से टीचर का मूड खराब हो गया और हम स्पेलिंग कर देंगे, चल कर देंगे। तारिश ने भी कोशिश कर ली लेकिन नहीं आया। तारिश स्पेलिंग नहीं सीखा। दूसरे दिन टीचर की एंट्री हुई, चलो आज फिर स्पेलिंग पूछेंगे, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। अब तारिश को स्पेलिंग नहीं आई लेकिन टेक्निक समझ में आ गई। चलो एलिफेंट, तो सबसे पहले तारिश मुझे मत पूछो। अब क्या हुआ? नहीं, अब टीचर का मूड आज और है। अच्छा बता क्या रहे हो? अरे ये पूछो तो भी प्रश्न। फिर डांट, हमारी ये डांट चलती रहती है और तारिश की क्लासरूम में बैठने की जगह बदलती रहती है। और फिर एक दिन तारिश खड़ा हो जाता है कि आता है, नहीं बता रहा है, क्या कर लेंगे? तारे जमी पर पूरी फिल्म उसी पर थी कि आता है, नहीं बता रहे हैं, क्यों मानूं कि मुझे नहीं आता है। और इस तरह के बच्चे जो हैं वो फिर समाज में जाएंगे और जो भी बुरी चीजें उसमें उनमें से निकल कर आएंगी, उसके जिम्मेदार हमें ना मालूम होते हुए भी हम हैं। ये गेम बहुत हेल्प करता है उसमें, क्योंकि उसमें सही जवाब नहीं देना है। क्या है? गलत जवाब बोलो। और किसी ने गलती से सच बोल दिया तो टीचर बोलेंगे नहीं ये तो सच है, तो बोले तो 2-3 लोगों बोल रहे हैं मुझे यार मैं गलती से बोल दिया। और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो नहीं है। क्यों नहीं लो है? क्योंकि गलत बोलना है। अब आप सोचेंगे कि गलत जवाब बोलना है तो सही जवाब का क्या हुआ? अब टीचर है ऐसा बोलो, हमारी तो नजर भी गलती पर ही जाती है। पूरी ऐसे में ये फुल स्टॉप रह गए, ये देखो टक। अब हमें एजुकेशन चाहिए कहां? हमें नोटबुक में चाहिए या दिमाग में? देखिए मैं आपसे पूछूंगा और एक कौन बनेगा झूठपति। हाँ देवी और सज्जनों, चलो खेलते हैं कौन बनेगा झूठपति। आपके लिए पहला सवाल, भारत की राजधानी कौन सी है? अब ये आप जो भी बोल रहे हैं, मतलब पुणे बोल रहे हैं, कोल्हापुर बोल रहे हैं, मतलब जो भी बोल रहे हैं, दिमाग में तो बज रहा है दिल्ली 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 दिल्ली। कुछ भी कर लो, दिमाग जिसपे नहीं बोलना है तो वही प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन, हम ऐसे मैकेनिक्स हैं। विक्रम भाई मैं टाइम तो लूंगा ही लूंगा। ये है ना, ये विक्रम नहीं है, बेताल है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप मैकेनिक के पास गए और वो बोलेगा सर जी इंजन कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? रखो भाई। अब जिसको इंजन मालूम नहीं है कहाँ है, वो गाड़ी कैसे रिपेयर करेगा? तो पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ना जो है वो ब्रेन में है, दिमाग में है। जो भी प्रोसेस क्लासरूम में जो भी होता है, सीखना तो ब्रेन में होता है। ब्रेन के बारे में हमें पता ही नहीं कि ब्रेन
जो भी बात के लिए मना कर रहे हैं ना वो ब्रेन में पहले आता है। जैसे मैं आप बोलूं कि आप जो भी याद करना वो कर लो, दोपहर में जो स्वीट खाई थी ना जलेबी, नहीं जलेबी मत याद करो। तो ये है खेल पूरा ब्रेन का। तो इस तरह से खेलो, जैसे आपने कॉपीज निकाली है, मतलब पर्चे निकाले हैं, ऐसे ही टेस्ट ले लिया, तो चेक करने के लिए किसको देते हैं? सभी तो आप चेक नहीं कर सकते, बच्चों को भी देते हैं। कौन से बच्चों को देते हैं? हाँ, मत दो। जिसके मार्क्स सबसे कम आते हैं उसकी कॉपी पहले चेक करो, उसमें सारी गलतियां भी सुधार दो, 15 मिनट लगेंगे। उसको दे दो सारे क्लास की। अब क्या हुआ बताइए? वो पूरे क्लास की चेक करेगा, ये गलत है। आपको बता नहीं कि जैसे मैंने तुझ में लिखा है ऐसे तुझे भी लिखकर देना है, तो कॉपी करते जाते पूरा कॉपी कर दिया। अब उसने 30 बच्चे हैं, 30 कॉपियां कर ली, तो उसका भी पक्का हो गया। अच्छा है। और एक और बात हो गई जो आपको पता नहीं चली। नहीं, उसका रुतबा बढ़ गया। सभी जो अपने आप को ऐसे समझते हैं ना कि मैं हूं इस क्लासरूम में, मैं हूं, तो वो भी बता ना मेरे मार्क्स कितने हैं। नहीं सर ने ना बोला है, तो वो उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो दोस्ती इसी हिसाब से शुरू होती है। तो ये सारे काम करते जाइए। रीडिंग क्रिकेट है, मतलब पढ़ना। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने कब पढ़ा था आखिर में? व्हाट्सएप चैट के अलावा? अच्छा चलिए फेसबुक भी कर लेते। नहीं, हमें काम नहीं होता ना तो हम पढ़ते नहीं है। और बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़े? मतलब क्यों पढ़ते हैं? मतलब पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़े? कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं है इसको पढ़कर क्या करना है। तो ये हमें वजह दी है। क्या है खेल पूरा कि 2 टीम बना दी। एक टीम में से एक खिलाड़ी आएगा, वो पढ़ना शुरू करेगा। दूसरे टीम वो चेक करेगी कि इसके पढ़ने में एक भी गलती है तो अपील करेगा, आउट। हम अंपायर खड़े हो जाएंगे, से बैठ भी सकते हैं। और बारी बारी से पूरी टीम पढ़ेगी। जितने अच्छे से गलती किए बगैर जितना लंबा पड़ा उसके रन ज्यादा है। अब क्या होता है, फिर धीरे धीरे से वो लोग क्या करेंगे, घर पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तू हमारी टीम में है, कचरा खेलेगा, याद आएगा, वो खेलना शुरू कर देंगे। तो इस हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। जितने भी जो नियम रूल्स आपने बना के रखे हैं वो छोड़ दो। इतना पकड़ के रखने से कुछ फायदा नहीं है। आपके घर में आपके बच्चे किस तरह से खेलते हैं तो स्कूल में भी इसी तरह से खेलेंगे। वो थोड़े से चित्र दिखा दीजिए। हाँ जी, निकाल जी, नेक्स्ट करो। मैं तो जल्दी से कर रहा हूं, लेकिन ये है टेस्ट का सीन है। देखो, एक का मुंडी अंदर है, एक का बाहर है, एक अंदर का एक बाहर है। अब ये एक बच्चे की सोच है कि गार्डन में एग्जाम का टेस्ट देंगे, कैसे देंगे? तो बोले इस तरह से बैठ जाएंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा। मतलब इस तरह से भी टेस्ट लिया जा सकता है बच्चे। इवेंट मैनेजमेंट, ये आपके यहाँ पे लेटर आते हैं ना, खत आते हैं सरकार से, मतलब ये कंपटीशन करवाना है, ये मातृभाषा दिन का सेलिब्रेशन करवाना है, वो इलोकेशन कंपटीशन आते हैं ना। अच्छा, कौन पढ़ता है? अच्छा, मतलब कौन पढ़ता है? मतलब ये प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फिर वो टीचर्स की मीटिंग बुलाते हैं कि आइए भाई, ये विज्ञान दिवस के ऊपर एक कंपटीशन करना है, तो ज्योति जी आप इलोकेशन कंपटीशन देख लीजिए। तो जो सर आखिरी बार भी आपने हमको ही दिया था। तो बोले आप अच्छा करें। अच्छा करें, फिर से कर रहे हैं मुझे क्या? ठीक है। तो फिर ज्योति जी मना कर रही है, तो शशिकांत जी नहीं सर मुझे मत दीजिए, मुझे इलोकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल परेशान है कि यार ये इवेंट है, मैनेज कैसे करूं? अब हमारे स्कूल में क्या होता है, जो ऑफिस की कामगिरी जिसके भी हिस्से में आती है वो ग्रुप बताए उसमें से, तो वो प्रिंट आउट निकाल देंगे। प्रिंट आउट निकाल कर वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। ऐसे पूरा उनके पास रहता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करो, और फिर वो ही बता देंगे टीचर को कि ज्योति मैम आपको इलिग्रेशन कंपटीशन, इनको ड्राइंग का कंपटीशन। उन्होंने बता दिया, मना करने की क्या बात है भाई, बच्चे ने तय कर दिया है ना। अब इसमें मतलब हमारा काम तो कम हो ही हुआ, प्रिंसिपल जो है वो आनंद उठाइए इस घटना का। लेकिन बच्चों ने पढ़ना सीखा। सरकारी खत पढ़ना किसी
थैंक यू, मैं बोलते हुए मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस लेवल का चाहिए, क्योंकि हम में तो लेटर आता है तो भी 3 बार पूछते हैं, जो क्लस्टर के कोऑर्डिनेटर होते हैं, छुट्टी है ना कल, तो है ना, लिखिए तो है, फिर भी पूछना पड़ेगा। तो बच्चे ये पढ़कर तय करते हैं कि ये करना है वो करना है, और उसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, उनके बारे में तो बात करने बहुत है। स्कूल का एटमॉस्फेयर, जो स्कूल गार्डनिंग वगैरह बच्चों ने तय किया, कौन से फल फूल कहाँ लगाएंगे, वो सब सारी चीजें उन्होंने ही डिजाइन की हुई है। तो इस हिसाब से हाँ करते जाइए। नेक्स्ट खेती बाड़ी भी सिखाते हैं। मतलब मेरे यहाँ ये ऐसा माहौल अभी है कि प्राइवेट स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे आए, 150 बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए, तो उन्होंने कभी काम नहीं किया हुआ है, कभी घर पे काम नहीं किया हुआ। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि जैसे किसी का अभी घर भी पक्का नहीं है, मतलब छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और किसी एक बच्चे का है जिसका पिताजी उसको एसी कार में छोड़ने आता है। तो उन दोनों का कल्चर इस तरह से होता है कि उनको भी खेती बाड़ी करनी है, उसका रुतबा भी है, तो खेती बाड़ी भी सिखाते हैं। टेक्नोलॉजी हम टाल नहीं सकते, कल तारिश भाई हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी टाल नहीं सकते, उसका उपयोग करने से अच्छा रहेगा। जैसे हमने भी सोशल मीडिया का यूज किया है, बायोस्कोप नाम का ई मैगजीन शुरू किया है, एक ब्लॉग शुरू किया है, गुजराती में है, पहले इंग्लिश में लिखा था 2 साल, फिर पता चला कि गुजराती में कुछ है ही नहीं, तो फिर गुजराती में लिखना शुरू किया। तो जिसके बारे में भी हम, अच्छा एक बात बताऊं, ये सारी चीजें हमने की है ऐसा मैं कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं है। जैसे ब्लॉग बनाया था ऐसे ही टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो फिर 5 सितंबर को अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो वो अपने भाषण में ऐसे टेलीविजन पे बोल रहे थे कि हमारी सरकार की, उनके जैसा बोलना मुझे नहीं आता है फिर भी हमारी सरकार की वेबसाइट अपडेट हो ना हो, लेकिन एक छोटे से गांव नवानंदी सर के जो ब्लॉग है वो हर रोज अपडेट होता है, मैं देखता हूँ। तो पहले तो आपने तालियां बजा दी, हमको तो मालूम अच्छा एक दूसरे का चेहरा ताक रहे, हमारी बात बोली क्या, और हम सोच रहे थे हमारा ब्लॉग कौन पढ़ेगा। फिर थोड़ा सीरियस हुए और फिर डाला, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज किया। ये स्कूल का बिल्डिंग जो दिख रहा है, विक्रम सर, हाँ, तो गांव का जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसमें डालते रहते हैं दिवाली की शुभकामनाएं। तो अब ये माहौल है कि गांव के लोग आते हैं, स्कूल को सजाते हैं पूरे दिए से दिवाली के दिन। तो ये है टेक्नोलॉजी। अगर ये नहीं होती तो मैं उनको इस तरह से जुड़ नहीं पाता। हाँ कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, वो दिखा दिया। फिर ये बायोस्कोप, नेक्स्ट कर करिए, वरना बेताल। अच्छा ये एक वापिस चाहिए, ये परिचय मुझे, अभी एक और, अरे अच्छा, एक फोटो मैंने डाली थी, जो वैसे तो बहुत सारे लोग, जैसे यूपी से पूरी टीम ने, आपकी जो एसएसए की टीम है, उन्होंने स्कूल की विजिट की है, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए थे। तो फिर मैंने 2 ऐसे लोग जिसके साथ पूरा, मतलब बहुत सारे विजिटर्स आए हैं, अफगानिस्तान से भी एक डेलीगेशन पूरा गांव में आया था, वो सब, एक सारंग पाटिल नाम के एक आर्किटेक्ट है। मतलब आर्किटेक्ट को स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में इंटरेस्ट पड़ा, किसके लिए कारण, फेसबुक और ये इन सब के कारण। तो वो स्कूल पे आए, पूरा दिन स्कूल के साथ रहे और फिर चले गए, मतलब यहाँ पुणे के पास से थे। और फिर एक दिन कॉल आया कि सर आपका कुरियर आने वाला कोई एड्रेस है क्या? तो मतलब क्यों? बोला सर एक गिफ्ट भेजना है। तो हम मना किए कि गिफ्ट मतलब क्या? नहीं सर गिफ्ट भेजना ही है मुझे। तो क्यों? बोले सर आज मेरे बच्चे के लिए मैं एक गेम परचेस करने के लिए आया था, तो जैसे ही वो गेम में मेरे बच्चे को दे रहा था, तो आपके जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी याद आ गई। तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरे बच्चे ही क्यों खेले, वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी खेलने चाहिए। तो फिर मना नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग मिले, तो जो वर्चुअल से हमारे रूबरू हुए, तो वो भी जो हमने 25th आवर देता है ना, मतलब टेक्नोलॉजी एक बार शुरू कर दी तो जो भी ब्लॉग वगैरह चलाते हैं उनको पता है कि कितना टाइम जाता है, तो उसका रिपे उस हिसाब से मिल जाता है। गांव मैंने बोला इस तरह से अलग अलग से लोग हैं, हर एक धर्म है, जाति है, सब है। मतलब होली भी मनाएंगे ना तो सबकी अलग अलग, मतलब जो राजस्थान से होली मनाएंगे, जो राजस्थानी है वो होली अलग से मनाएंगे, जो यूपी से उनकी होली अलग है, गुजरात वाले जो अभी है होली अलग है, सौराष्ट्र से वो अलग है। तो फिर गांव ने मिलकर ऐसा तय किया कि एक ग्रामोत्सव करेंगे, गांव का उत्सव।
वो किसी धर्म जाति या देश का भी नहीं, मतलब सिर्फ नवा नदी सर का, गांव का। तो वो ग्रामोत्सव करते हैं। मतलब होता क्या है कि उस दिन नए नए कपड़े पहनने हैं, सभी के घरों में रंगोली होती है, पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा होता है, स्कूल को इनवाइट किया जाता है, बच्चों के साथ वहां पर जाते हैं और फिर वही पूरी 4-5 घंटे तक परफॉर्मेंसेस होती है, बातें होती है, गांव की बातें होती है, पूरा गांव नाचता है मतलब, और फिर घर जाते हैं। तो ये जो माहौल होता है, तो मुझे लगता है कि बच्चों के चेहरे पर जो स्माइल है वो अगर हम बनाए रखते हैं तो ये माहौल हो सकता है। ये थोड़ा मुझे दिल को बहुत छूने वाला इश्यू था, क्योंकि ये गांव ने इस तरह से सोचा होगा। वैसे हमारा जो बर्थडे होता है तो गांव में मिठाई होती है कि टीचर का बर्थडे है तो मिठाई कहां पे बनेगी? गांव में, पूरे गांव में मिठाई बनेगी। क्या इनका बर्थडे है, मतलब उस हिसाब से गांव जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो उन्होंने थोड़ा कुछ और ही कर दिया। तो एक छोटी सी वीडियो है, वो देखेंगे और उस वीडियो के साथ ही मेरी बात खत्म होगी। ये जो लास्ट लाइन थी वो विक्रम भाई नहीं बोलो।
कुछ नहीं करना है हमें, जितना हमारे पास है, मतलब जितना हम कर पाते हैं, तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। अगर बच्चों की मुस्कान के लिए काम किया ना, तो ये सब जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो जिंदगी जीने लायक इनसे ही बनती है, ऐसे ही नहीं बनती। सुकून की नींद इसलिए आती है कि हमने इस तरह से काम किया है। तो सोचता हूँ कि ये बातें जितनी भी मैंने बांटी हैं, वो सारी बातों में से आपको जितना भी अच्छा लगे, जो भी लगे, वो सारा आप भी अप्लाई कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं कल से विक्रम से बोल रहा हूँ। अच्छा यार थोड़ा ही घुसना ही है, ये वीडियो गलत चला दी। वो पहला कॉल से मैं बोल रहा हूँ कि तू मुझे गेस्ट की तरह दे, मैं एटीएम हूँ। मैं भी यही का हिस्सा ही हूँ, तो मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम रूबरू आ ना पाए, आए ना आए, लेकिन ऑनलाइन भी आपसे बातें होती रहेगी। आप में से भी कुछ बातें मैं भी सीखूंगा, आप भी जो भी अप्लाई कर पाए, तो उस हिसाब से। लेकिन एक शर्त है, वो रहेगी वो कि बच्चों के चेहरे पर से मुस्कान नहीं जानी चाहिए। ये क्योंकि हमारे जितने भी जो विषय है ना, वो सब हमने बच्चों के लिए बनाए हैं। हमारे बच्चे इन विषयों के लिए नहीं है। धन्यवाद। Thank you, Rakesh. What exactly did we do? Your idea of involvement of students in making school atmosphere proper, it was very innovative for us. The way that you are giving opportunity in your school to your students in a democratic way, it is also innovative for us. The short film prepared by MHRDA, it was also inspiring for us. Your idea of Balabruddha making 4 groups. Another idea that is very new for all of us, that daily planning should be checking by our students, and it was very interesting. It is said that homework, instead of telling homework should be said by students, and it was also good idea. Utilization of energy in our school, giving opportunity to students, it is also very idea. Dealing with our students in a humanities basis, it is also very interesting and innovative for us. Shifting the whole system from subject centric to the student centric, it is also very interesting. Innovation is a attitude, and in our society, everybody can be our teacher. Hands-on training opportunity to the students. Anybody can teacher of student. Every place can be used as a school. Let's make the interest how students learn. So these all activities and initiatives taken in your school are very guiding for us. So on behalf of ATM, I thank you. And I give all the best to you and your future projects. Thank you once again. में वो जो आया था, वो राकेश की मस्ती की पाठशाला का जो काम था, वो देख के ही मेरे दिमाग में आया था नाम। वो एक्चुअली काम उसका अलग है, हमारा काम अलग था। तो उस टाइम राकेश जो है अपनी नवा नदीसार स्कूल में जो मस्ती की पाठशाला चला रहा है, तो उसके हिसाब से हमने मस्ती की पाठशाला चलाई। तुमचे खूप खूप धन्यवाद। राकेशचा प्रवास तुम्हाला माहित नसेल, फ्लाइट मिस झाली आणि मग यायचं कशानं, तर बडोद्यावरून सांगलीपर्यंत ट्रॅव्हल्सने आलेला माणूस पुस्तक मिळालं नाही। मी मला पुस्तक मिळत नाही, लास्ट राहिले, म्हणलं आता जे असेल ते फक्त मला यायचंय। चल धन्यवाद।